दोस्तों क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर 7 लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन पर बात कर रहे हैं और इस वीडियो के साथ हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 6 तक देखिए हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने चैप्टर 6 तक नहीं कवर किया है, चैप्टर 7 में भी ऑलमोस्ट हमने 75% पार्ट कवर कर लिया है और कुछ टॉपिक हैं इसमें बचे हुए जिसे आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और देखिए मैंने आपको एक बात बहुत बार कही है कि कोई चीज़ अगर एनसीईआरटी में कोई टॉपिक दी गई है तो जस्ट बिकॉज वो एनसीईआरटी में है वो इम्पोर्टेंट नहीं बन जाती, ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं बन जाती। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी में, बट काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है या कौन सी चीज़ का रेलेवेंस कितना है? तो ये आपको पीवाईक्यूज़ के थ्रू पता चलेगा। हर चैप्टर के साथ में पीवाईक्यूज़ को भी मैं कवर करता हूँ उसी चैप्टर के एंड में, और उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से जितने भी यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाएगी कि उस टॉपिक की कितनी रेलेवेंस है हमारे एग्ज़ाम में। सो इस चैप्टर पर हमने बात की थी, अगर आपने इसके पीछे के पार्ट्स को नहीं कवर किया है तो पहले उन्हें कवर कर ले, तभी ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आएगा। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का, और इसके बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने वेदरिंग पर बात की थी, इसके बाद लैंडफॉर्म्स के बारे में बात की। लैंडफॉर्म्स की साइज़ डिपेंड करती है कि किस तरीके का लैंडफॉर्म है। स्मॉल टू लार्ज, मीडियम साइज़, अलग अलग साइज़ के देखने को लैंडफॉर्म मिलते हैं ना। लैंडफॉर्म किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन का क्या रोल होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किस तरीके से इन चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, इन सभी चीज़ों पर हमने बात की थी। और इसके बाद हमने रिवर्स वगैरह पर भी बात की कि अलग अलग स्टेजेस में, जैसे यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज में अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखिए। ऑक्सबोले क्या होती हैं या और भी जो लैंडफॉर्म्स होती हैं। देखिए इस चैप्टर से बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं। कोई लैंडफॉर्म आपसे दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किस तरीके का लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल है या क्या है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा एक बात आप और ध्यान रखिए कि कई सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स हैं इसी चैप्टर में, अगर आप देखें जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो काफ़ी डिटेल में बातें दी गई हैं। हाँ, इन्हें देखिए, लो सेडिमेंट्री कोस्ट के बारे में बात की गई है। इसके बाद क्लिफ टेरेसेस, केव्स, स्टेक्स, उसके बाद और भी बारबेरियस स्पीड्स, इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इन पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम और ध्यान नहीं देना है। मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लैंडफॉर्म्स के ऊपर ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म में कौन कौन सी कैटेगरीज देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ हमने किया भी है लास्ट के वीडियोज़ में, और कुछ पीवाईक्यूज़ हमारे रिमेनिंग थे, उन्हें आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। हमने लास्ट के वीडियो में सर्क की बात की, हॉर्न्स और सिरेटेड रीज की बात की थी कि हॉर्न किस तरीके से फॉर्म होते हैं या फिर सिरेटेड रीजेस क्या होती हैं। इसके बाद डेपोजिशनल लैंडफॉर्म में हमने मोरेन्स वगैरह की बात की थी कि ग्लेशियल टील के जो लॉन्ग रीजेस बनते हैं वो मोरेन कहलाते हैं। और इसके बाद इसमें भी कैटेगरीज हैं। देखिए कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं, मेडियल, मोरेन और अलग अलग तरह की, बट बहुत सिंपल हैं ये चीज़ें। आप इमेज देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट के पार्ट में हमने कवर भी किया है। ना बात करते हैं एस्कर की। तो एस्कर क्या होते हैं? अब एस्कर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो यही बनते हैं किस तरीके का डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो ग्लेशियर्स के कारण बनते हैं। तो इसे थोड़ा समझ लीजिए एस्कर्स के बारे में। जब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं समर में तो वाटर फ्लो करती है आइस के सरफेस में, और कई बार क्या होता है, ये जो वाटर फ्लो कर रही है ग्लेशियर से, ये ग्लेशियर के नीचे जा करके फ्लो करने लगती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि ये जो वाटर है वो एक्यूमुलेट कर जाती है ग्लेशियर के नीचे बीनीथ, और स्टीम ऑब्वियसली वाटर है तो फ्लो करेगी, तो चैनल में, वाटर चैनल में ये फ्लो करती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ग्लेशियर के नीचे की, बीनीथ द ग्लेशियर की। तो जब ये इस तरीके से फ्लो करती हैं जो ग्लेशियर के नीचे वाटर हैं, तो कई बार जो कोर्स मटेरियल्स होते हैं जैसे बाउल्डर वगैरह, ब्लॉक वगैरह, ये डेब्रिस के रूप में ग्लेशियर के स्ट्रीम में सेटल हो जाते हैं, और इस तरीके से ये जो रिज बनती है वो एस्कर कहलाती है। बहुत सिंपल इसकी प्रोसेस है। इमेज देखेंगे आप, बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये देखिए, इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये जो रिज दिखाई दे रही है ये एस्कर है। तो काफ़ी सिमिलर सी फिनोमिना है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इन चीज़ों में, बट आपको बस ध्यान रखना है कि ग्लेशियर डिपॉजिट के कारण ये जो फ्लो करती हैं वाटर, और इस तरीके के जो चैनल बनाती हैं, और ये हम बात कर रहे हैं बीनीथ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के नीचे की कहानी ये है। ओके, तो इस तरीके से एस्कर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, आउटवर्स प्लेन की बात की गई है।
तो जो ग्लेशियर माउंटेन के फुट में जो प्लेन्स बनते हैं वो आउटवॉश प्लेन कहलाते हैं। जैसे अगर ये ग्लेशियर के फ्लो होने की डायरेक्शन है तो ये वाला प्लेन जो बनता है वो आउटवॉश प्लेन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ड्रमलिन्स की। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, तो ये स्मूथ ओवल शेप्ड रीज लाइक की फीचर होती है जो कि मेनली ग्लेशियल डिपॉजिट से बनी होती है। और ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेवल सैंड ये चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही। इमेज में आपको शो करता हूँ। सो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ड्रमलिन्स के बारे में कि ये एग बास्केट टोपोग्राफी भी कहलाती है, बिकॉज ये देखिए एग के बास्केट की तरह दिखता है ये, राइट। तो इस वजह से ड्रमलिन्स को एग बास्केट टोपोग्राफी भी कहते हैं। ये PYQ है, ध्यान रखिए इसे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है ड्रमलिन्स के बारे में कि ये ओवल शेप्ड ग्लेशियल डिपॉजिट होती हैं। अब यहाँ कई सारी बातें दी गई हैं, जैसे लॉन्ग एक्सेस ड्रमलिन देखने को मिलते हैं जो कि मूवमेंट के डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं। इनकी कितनी तक की हाइट देखने को मिल सकती है, लेंथ वगैरह 1 किलोमीटर तक के देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली ये अननेसेसरी डेटा है, ये तो डिपेंड करेगा कि ड्रमलिन के फीचर किस जगह पे बन रही है, ठीक है। जो लेंथ वगैरह है ये कोई फिक्स नहीं होती, ये एक एवरेज आइडिया दिया गया हमें। इसके अलावा एक एंड जो ड्रमलिन का होगा जो ग्लेशियर की ओर फेस किए होगा वो स्ट्रॉस एंड कहलाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कि जो एंड ब्लंटर होता है और स्टीपर होता है अदर एंड के मुकाबले, वो टेल कहलाता है। तो अलग अलग तरीके के जो फेसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद रॉक्स के डंपिंग के कारण भी ड्रमलिन्स देखने को मिलता है ग्लेशियर फीचर में। नेक्स्ट देखिए वेव्स एंड करेंट्स की बात की गई है, बट ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है। एक बार आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। सिंपल बात की गई है वेव्स करेंट्स, इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया भी होगा, हमने कई बार डिस्कस भी किया है। तो वीडियो की लेंथ बढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो देखेंगे इन बातों से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसके अलावा हाँ, लो सेडिमेंट्री कॉस्ट की भी बात करें तो इसी तरीके का ये टॉपिक है और बेसिकली समझाया गया है सेडिमेंट्री कॉस्ट क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को हमने ऑलरेडी कवर भी किया अपने वीडियोज़ में। यहाँ पे अगर एक बात आप ध्यान रखना चाहें तो इसे रख लीजिए। देखिए जो वेस्ट कोस्ट है हमारे देश का, ये वाला जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है। हाई रॉकिंग रिट्रीटिंग कोस्ट का क्या मतलब है? हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट का मतलब होता है वैसी कोस्ट जो कि सी के काफ़ी करीब है, राइट। तो वेस्टर्न कोस्ट हमारे इस तरीके का कोस्ट है। और यहाँ पे किस तरीके की फीचर डोमिनेट करती है, ध्यान रखिए, इरोजनल फॉर्म की। इरोजन का मतलब हमने कई बार डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर भी होगा अगर आपने सीरीज में वीडियोस को फॉलो किया है तो जो इरोजनल फॉर्म है ये हमें वेस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ये ध्यान दीजिए, ये वाला ईस्टर्न कोस्ट ये एक सेडिमेंट्री कोस्ट है। तो सेडिमेंट्री कोस्ट होने का क्या मतलब है? ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारी मेनली जो रिवर है नॉर्दर्न इंडिया की, वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के फ्लो करती हैं। इस वजह से जो ईस्टर्न कोस्ट है ये सेडिमेंट्री कोस्ट देखने को मिलता है, बिकॉज रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स लाए जाते हैं। तो इस वजह से डिपोजिशनल फॉर्म की लैंडफॉर्म देखने को मिलती है। अब डिपोजिशनल फॉर्म क्या है, इसके बाद इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों पर हमने बात की है। बहुत बेसिक टर्म है, डिपॉजिट नाम से भी आप समझ सकते हैं, जो डिपॉजिट करके लैंडफॉर्म बनती है वैसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात की जा रही है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वेस्टर्न कोस्ट में इरोजनल लैंडफॉर्म और ईस्टर्न कोस्ट में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इस क्वेश्चन को देखिए, ये CDS 2 2022 का है, यानी रिसेंट वाले पेपर का सवाल है। कोस्ट्स के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, ये एक हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है। रिट्रीटिंग कोस्ट का मतलब अभी मैंने आपको समझाया। और जो वेस्ट कोस्ट है ये डोमिनेटेड होता है इरोजनल लैंडफॉर्म से। इरोजनल तरह की जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं वेस्ट कोस्ट में, इरोजनल लैंडफॉर्म्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं। और तीसरा कहा जा रहा है जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये लो सेडिमेंट्री का कोस्ट है जिनमें डेपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया, तीनों ही बातें सही हैं। वेस्टर्न कोस्ट में इरोजनल लैंडफॉर्म, जबकि जो ईस्टर्न कोस्ट है डेपोजिशनल लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट का मतलब सी काफ़ी नज़दीक है और रिट्रीटिंग कोस्ट में आकर के जो रिट्रीट कर जाती हैं। नाउ बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। तो वैसे लैंडफॉर्म के फीचर जो इरोजन के कारण बनते हैं वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहलाते हैं। इनमें क्लीफ, टेरेसेस, केव्स, स्टेक्स, इनके बारे में हमें समझना है। देखिए जो वेव कट क्लीफ होती हैं या जो टेरेसेस होती हैं, ये नॉर्मल इरोजन के कारण देखने को मिलता है और ये सोर प्रोसेस है। सोर का मतलब तटीय प्रोसेस है और अभी इमेज में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगेन यही बताया गया हमें कि ऑलमोस्ट सभी सी क्लीफ जो होती हैं वो स्टीप होती हैं। स्टीप का मतलब काफ़ी तीखी ऊंचाई वाली आप कह सकते हैं। और ऐसे क्लीफ के फुट में
एक फ्लैट और जेंटल स्लोपिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है जो कि रॉक डेब्रिस से कवर्ड होता है। और इस तरीके से सच प्लेटफॉर्म अकरिंग एट एलिवेशन अबव द एवरेज हाइट ऑफ वेव इज कॉल्ड अ वेव कट टेरेस। इस तरीके की जो वेव्स बनती हैं वो वेव कट टेरेस कहलाती हैं। जब तक ये चीज़ें आप इमेज से नहीं समझेंगे तब तक डिफ़िकल्टी होगी इन चीज़ों को समझने में। देखिए क्लिप्स के बारे में, ये है हमारी क्लिप्स और आप समझ गए होंगे ये किस तरीके का लैंडफॉर्म है। ऑब्वियसली इरोजनल लैंडफॉर्म है। ये हमारा तट है और इस तरीके से क्लिप्स देखने को मिलेगी। जहाँ तक बात है केव्स की, क्रैक की, तो ये इमेज काफ़ी बेहतर है, इससे आप सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए ये होता है नॉर्मल क्रैक और इस तरीके से जो बनती है केव कहलाती है। फिर देखिए ये आर्क होता है जो कि केव से थोड़ा अलग है। और यहाँ पे बताया भी गया है क्रैक फॉर्म होती है सबसे पहले बिकॉज वेव रॉक को अटैक करती है, हाइड्रोलिक एक्शन के कारण, एब्रेजन के कारण ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कुछ टाइम के बाद क्रैक बड़ा हो जाता है, क्रैक की साइज़ बढ़ जाती है, एनलार्ज हो जाता है और केव का निर्माण करता है। केव फर्दर वाइडन होती है और डीपन और गहरी होती है और इस तरीके से ये आर्क बनाती है और काफ़ी टाइम के बाद अंडर कटिंग और वेदरिंग प्रोसेस के कारण ये स्टेक का निर्माण करती हैं। ये देखिए ये स्टेक है बिकॉज ये पूरा इरोजन के कारण हट गया है और इस तरीके से ये स्टेक बनी है। और फर्दर ये स्टेम बनती है बिकॉज यहाँ पे भी वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी। अब ये चीज़ अगर आप, ये इमेज अगर आप ध्यान में रखें तो केव, स्टेक, क्लीफ, टेरेसेस सभी सिमिलर से फिनोमिना है, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में बात की गई है बीचेज और ड्यून्स की। तो ये तो आपको पता ही होगा बीचेस वगैरह के बारे में, ये शोर लाइन्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि डिपोजिशन के द्वारा देखने को मिलते हैं, डिपोजिशन में डोमिनेट करती हैं। और इसके अलावा ड्यून्स के बारे थोड़ा समझ लीजिए। तो जस्ट बिहाइंड द बीच जो सैंड लिफ्ट की जाती है वी नो फ्रॉम ओवर द बीच सरफेस के द्वारा और सैंड ड्यून के रूप में डिपॉजिट कर दी जाती हैं, तो वो सैंड ड्यून्स कहलाती हैं। कई बार इमेजेस में आपने सैंड ड्यून्स ज़रूर देखा होगा। नेक्स्ट हमें विंड्स के बारे में बताया गया है, बट ये चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, कुछ भी इनमें खास नहीं बताया गया बिकॉज ये हमारे लैंडफॉर्म्स की कैटेगरी में तो हैं, बट इनमें जो स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स कुछ बनते हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। नाउ इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेडिमेंट्स और पेडीप्लेन्स। तो पेडिमेंट्स और पेडीप्लेन्स से क्वेश्चन भी आए हैं तो इसे ध्यान से समझिए। सो आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा पेडिमेंट के बारे में समझ लीजिए। ये एक जेंटली स्लोपिंग इरोजन सरफेस होती हैं, यानी इरोजन के द्वारा बनाई जाती हैं, बट इनका जो स्लोप है वो काफ़ी ढाल वाला नहीं होता बल्कि बहुत जेंटल स्लोप देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया जेंटल स्लोप है यानी लो रिलीफ देखने को मिलेगी। रनिंग वाटर के द्वारा बनाया जाता है इसलिए ये इरोजनल लैंडफॉर्म भी है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि या तो क्षेत्र एरिड हो यानी सूखा हो या फिर सेमी एरिड हो यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र देखने को मिलेगा। इस इमेज को देखिए, काफ़ी अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ देखिए पेडिमेंट दिखाया गया है, ये मैं जूम कर देता हूँ। हाँ नाउ देखिए ये राइट। तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली ये किस तरीके का फीचर होगा, इरोजनल। तो इसी तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कौन सा डिपोजिशनल है, कौन सा इरोजनल है, तो ध्यान रखिए। इसके अलावा वैसे इनमें और भी कई सारी चीज़ें जैसे एलुवियल फेन्स, इस पर हमने डिस्कशन भी किया है। इसके अलावा माउंटेन रेंजेस तो ये है ही, फॉल्ट पर तो हम बात करेंगे अपने प्लेट टेक्टोनिक्स वाले चैप्टर में। ये चीज़ें भी हमें आगे समझनी है, बजाड़ा, प्लाया लेक, इनके बारे में। तो इमेजेस अगर आपके ध्यान में है, आप थोड़ा आपको आइडिया है इनके बारे में, तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही आते हैं इनसे। सो यहाँ पे आप पेडिमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। लैंडस्केप एवोल्यूशन डेजर्ट में देखने को मिलता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया, एरिड या फिर सेमी एरिड रीजन में। और इस तरीके से पेडिमेंट के एक्सटेंशन और फॉर्मेशन के बारे में बातें करता है। और जैसा कि देखिए डेजर्ट वाले जब एरिया की बात की जा रही है तो डेफिनेटली ये एरिड है। इसके अलावा जेंटली इंक्लाइन रॉकी फ्लोर्स, अभी हमने बात की कि जो ढाल है वो जेंटल होती है यहाँ पे, और इस तरीके से ये पेडिमेंट्स का निर्माण करती है। इमेज से काफ़ी अच्छे से क्लियरली हमने समझा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंसलबर्ग की भी बात की गई है। इंसलबर्ग भी हमने इमेज में देखा कि कई बार क्या होता है, ग्रेजुअली जो माउंटेन है ये रिड्यूस हो जाता है, इसकी साइज जो इसकी साइज़ है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और इस तरीके से इंसलबर्ग का निर्माण करती है, जो कि क्या होता है, माउंटेन का ही रेमिनेंट होता है। माउंटेन में काफ़ी ज़्यादा इरोजन हुआ और इसकी जो साइज़ है वो रिड्यूस कर गई और इस तरीके से इंसलबर्ग का निर्माण हुआ। और इस तरीके से जो काफ़ी हाई रिलीफ की डेजर्ट है और वो रिड्यूस हो जाती है फीचरलेस प्लेन पेडी प्लेन के रूप में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं प्लायाज की। तो ध्यान आपको सबसे पहली बात ये रखनी है
कि प्लाया अगेन एरिड सेमी एरिड रीजन यानी डेजर्ट्स वगैरह में देखने को मिलेंगे, और ये बेसिकली प्लाया लेक्स होती हैं। सो वैसे बेसिन्स जहाँ पे माउंटेन्स और हिल होते हैं अराउंड में, तो ड्रेनेज तो ऑब्वियसली बेसिन के सेंटर की ओर बढ़ता है, और ग्रेजुअल सेडिमेंट डिपोजिशन के कारण एक लेवल प्लेन बनता है, और बेसिकली कई बार जब इनमें सफिशेंट वाटर होता है तब तो ये लेक्स का रूप ले लेता है, बट काफ़ी कम टाइम के लिए ही वाटर इनमें फिल होता है। इस तरीके से ये काफ़ी साल के काफ़ी महीनों में शुष्क होता है। तो ध्यान रखिए कि जो प्लाया है वो सेलो वाटर बॉडी बन जाती है, और इस तरीके के जो सेलो लेक, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत गहरा नहीं, सेलो का मतलब कम गहरा है ना, हिंदी में छिछला कहते हैं, छिछला सागर सेलो सी जो होती हैं। हालांकि हम लोग लेक्स की बात कर रहे हैं, तो सेलो लेक्स का मतलब ये है जिसकी गहराई काफ़ी कम होती है, और इनमें डेफिनेटली चूंकि ये एरिड रीजन है, इस वजह से इनमें पानी की मात्रा काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी और काफ़ी कम होगी। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि किन एरियाज़ में बनेगी। इमेज में दिखा देता हूँ प्लाया की। तो यहीं पे हमने इसे डिस्कस किया था। ये देखिए, ये है प्लाया लेक। तो ध्यान रखिए, डेजर्ट में जो एफेमेरल लेक बनती हैं, एफेमेरल मतलब कुछ टाइम के लिए, वो क्या कहलाती हैं? वो प्लाया कहलाती हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम लोग देखेंगे भी, एनडीए में आई थिंक पूछा गया है कि जो एफेमेरल लेक बनती है डेजर्ट एरियाज़ में वो क्या कहलाती हैं? प्लाया कहलाती हैं ना। ये हमारा लास्ट लैंडफॉर्म का फीचर है इस चैप्टर का, सैंड ड्यून्स। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है किस तरीके की बातें की जा रही हैं। ड्राई हॉट डेजर्ट में काफ़ी गुड प्लेसेस होती हैं सैंड ड्यून के निर्माण के लिए। सो ये भी अगेन अलग अलग शेप्स की देखने को मिलेगी। क्रिसेंट शेप जो देखने को मिलेंगी वो बरचाना कहलाएंगी। ये इमेजेस में आपको दिखाता हूँ, इन्हें देखिए काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके की जो सैंड ड्यून्स होगी, ये बेसिकली सैंड ड्यून्स हैं, तो वो बरचाना कहलाएंगी। और इसके बाद पैराबोलिक भी बन सकती हैं, सीफ होती हैं। ये शेप पे फोकस करिए, तो सीफ भी जो है वो बरचान के सिमिलर है, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ज़्यादा क्रिसेंट शेप्ड है और ये यहाँ से थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो यही इन्हीं चीज़ों का थोड़ा डिफरेंस होता है। नाउ आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए एनडीए का क्वेश्चन है, फाइन ग्रेन बेड ऑफ एफेमेरल लेक देखने को मिलता है डेजर्ट में। तो अभी हमने इसका डिस्कशन किया, क्या करेक्ट आंसर इसका? प्लाया। प्लाया जो होती हैं वो कुछ टाइम के लिए जो लेक फॉर्म होती हैं डेजर्ट या एरिड या सेमी एरिड एरियाज़ में, वो प्लायाज कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ये एनडीए का क्वेश्चन है, बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी के बारे में पूछा जा रहा है। ड्रमलिन है, एस्कर है, सर्क है या मोरेन है। तो हमने अभी डिस्कस किया था, ये क्या होती हैं? ड्रमलिन्स होती हैं। ठीक है, इमेजेस में हमने देखा था ये बिल्कुल बास्केट ऑफ एग्स की तरह लग रहा था, इस वजह से ये ड्रमलिन्स है। नाउ अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स को कवर किया इस चैप्टर के, तो इस क्वेश्चन को आंसर करिए। पूछा जा रहा है कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। और पिछले पार्ट में भी हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं इस टॉपिक से, तो उन सभी वीडियोज़ के क्वेश्चंस को भी ध्यान से कवर कर लीजिए। और क्वेश्चन अगर बनते हैं तो इसी तरीके से बनते हैं, कौन सा इरोजनल है, कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, या कभी कभी फीचर्स पूछ लिया जाता है, जैसे प्लाया के बारे में पूछ लिया गया। तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा अननेसेसरली इन चीज़ों के बारे में लेंथ हाइट ये चीज़ें मत याद करिए यहाँ पे जो दी गई हैं। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और आप अपने राय अथवा विचार इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।